बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वायरस नामी वबा के मुकाबले के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और पाकिस्तान में भी हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत करीब है और इस सूरत हाल में ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब जब कि रमज़ान करीब आ गया है तो जो मसाजिद में तरावी की नमाज अदा करने का मामला है, तो इससे कहीं दोबारा हम आपस में गैर ज़रूरी बहसों में तो नहीं उलझ जाएंगे। तो इस मामले में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उलमा कराम के साथ बार बार मुलाकातें की और उन मुलाकातों के नतीजे में एक 20 निकाती जो फार्मूला है वो भी वज़ा किया गया। अब इस फार्मूले पे अमल दरामद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत एक अहम सवाल है और इसी पे गुफ्तगू के लिए आज हम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास दोबारा हाज़िर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने हमें दोबारा वक्त दिया। इससे पहले कि मैं इस मौजू की तरफ आऊँ, तो क्योंकि मैं ऐवान सदर में हूँ, तो कल पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि ये पीर को मुलाकात हुई सदर साहब की वज़ीर आज़म से, उसमें ISI के सरबराह भी थे, तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा जी मेरी तो फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैं कल उनके पास जाऊंगा तो उन्हीं से पूछ लूँगा कि वज़ीर आज़म साहब और ISI के सरबराह आपके पास क्या करने आए थे। नहीं, मेरा ख़्याल से ये जो रमज़ान का महीना और तरावियों का मामला था, ये इतना ज़रूरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझा और उनकी परेशानी इस मामले में इतनी है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस को भी हम हैंडल करें और जो लोग नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं उनके एतबार से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, तो वो ख़ुद तशरीफ़ लाए। दो चार चीज़ों पर गुफ्तगू हुई। एक ये IPPs वाला मामला जो आया है, रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर भी चलते चलते गुफ्तगू हुई और फिर ये सारी नुकात बाकायदा पढ़कर उसके ऊपर एक एक पर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गुफ्तगू हुई और इनकी आखिरी दो नुकात के एतबार से जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की है वो भी अच्छी तरह से समझ कर फिर उन्होंने उलमा के साथ मीटिंग की। उससे पहले वो मुझसे समझना चाहते थे, तो वो बड़ा अच्छा हुआ क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज से भी इस बात को देख लिया जाए। अच्छा, क्योंकि आपकी उलमा से एक पहले से एंगेजमेंट चल रही थी, इसलिए वो इस मामले पे आपसे बात करने आए थे। इस पर भी बात कर रहे थे, दूसरे हालात पर भी, कश्मीर के हवाले से, इंटरनेशनल इश्यूज़, फिर IPPs वाला मामला जो एक रिपोर्ट आ रही थी उसके हवाले से भी मेरी उनकी राय एक थी कि इसमें तहकीकात फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, उसके बाद ये सारी मामलात का पता और चलेगा। चलो उस पर आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपको याद होगा कि मार्च जो अभी 2020 का मार्च था, अभी पिछले महीने की बात है, तो उसके इब्तिदा में ही आपने उलमा कराम से इस्तदा की थी कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें मुतफ़िका पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। फिर आपने जामिअतुल अज़हर मिस्र जो है उसका फतवा जो है उसको ट्वीट भी किया। जी हाँ। उसके बाद फिर आपकी उलमा के साथ बार बार मुलाकातें हुई। जी हाँ। जो नताइज निकले हैं उससे आप मुतमिन हैं, वाकई उस पर अमल दरामद हो रहा है? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ज़रा सा हम सारी चीज़ को पहले समझ लें। जी। एक तो ये कि तरावी का मामला, पहले तो फ़र्ज़ का मामला जो है पिछली मीटिंग के अंदर तय हो गया था कि 3 से 5 लोग तक फ़र्ज़ के लिए जाएंगे। आपको याद है ना, वो पहली मीटिंग थी मेरी उलमा के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे पाकिस्तान के साथ हुई और ये एहतमाम करेंगे और हाथ धोना और बाकी एहतियात जो है वो उलमा की तरफ से फ़तवे के सूरत के अंदर वो आ गई। उसी के अंदर हमने फ़तवा लिया था जामिअतुल अज़हर से। अब जो मामला था वो तरावियाँ आ रही थी। अच्छा, तरावी है एक सुन्नत मुअक्कदा है ना, फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, मुझ जैसा आदमी, मैं अभी आपके सामने ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं घर पे पढ़ूँगा, क्योंकि उसी माहदे के तहत 50 साल से ऊपर के लोग जो हैं उनको घरों में पढ़नी चाहिए हैं। उसके अलावा भी उसी माहदे के तहत मैंने टेलीविज़न पर यही कहा कि उलमा और हम सब मिलकर ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि लोग घरों पर पढ़ें, है ना। ये इसकी हिस्ट्री भी ज़रा सा आप देख लेना। हिस्ट्री ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल करते थे और वो सुबह तहज्जुद के करीब, तहज्जुद के साथ ये 11 रकतें, आम तौर पर लिखा यही गया है कि 11 रकतें, 8 जिसको हम तरावी कह लेते हैं और 3 वितर, ये क़यामुल लैल के तौर पर तहज्जुद में पढ़ा करते थे। तो लोगों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि सुबह उठना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ लिया करो और वितर पढ़ के क्लोज़ कर दो। तो ये उन्होंने कहा और उसकी हिस्ट्री ये है कि फिर वो उन्होंने पहली मरतबा जब मस्जिद में खड़े होकर ये पढ़ी
तो लोग साथ खड़े हो गए। पहली रात को 2 या 3 लोग खड़े हो गए। और आप जानते हैं ना कि सऊदी अरब के अंदर या बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि अगर एक आदमी खड़ा कोई फ़र्ज़ पढ़ रहा हो या कोई जमात कर रहा हो तो दूसरा उसको कोहनी पर उंगली लगाता है और खड़ा हो जाता है, तो उसको ज़ोर से पढ़ने लगता है। फिर तीसरा आता है तो फिर वो पूरी जमात बन जाती है। तो पहले रोज़ 2-3 अफराद उनके साथ खड़े हो गए और वो तरावी पढ़ते रहे। दूसरे रोज़ जब लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा और भी लोग आ गए। तीसरे रोज़ उन्होंने अपने दरवाज़े से खोल कर देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी नहीं पढ़ी, फिर मस्जिद में नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा ये देखो हमदर्दी है इंसानों के साथ। उन्होंने कहा कि देखो ये भी फ़र्ज़ ना बन जाए, हाँ इसको तुम अपने ऊपर पाबंद ना कर लो जी। हैं। तो उसके बाद से उन्होंने घर में पढ़ी। अच्छा, लोग पढ़ते रहे। एक मरतबा उन्होंने देख लिया कि जमात भी हो सकती है तो लोग पढ़ते रहे। तो हज़रत उमर के ज़माने के अंदर उन्होंने ये देखा कि वो फ़र्ज़ पढ़ाते थे। खलीफा इस्लामी मुमलिकतों के अंदर पाबंद था कि वो जमात को लीड करे और जुमे की नमाज़ ख़ास तौर पर। तो हज़रत उमर फ़र्ज़ पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने देखा रमज़ान जब शुरू हुआ उनके पहले ही साल में, तो उन्होंने ये देखा कि लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। एक ग्रुप मस्जिद नबी में यहाँ पढ़ रहा है, एक वहाँ पढ़ रहा है, एक कहीं और पढ़ रहा है। तो उनको ख़्याल ये हुआ कि ये एक डिसयूनिटी शो करता है कि मुसलमान इकट्ठा नहीं है। तो उन्होंने फिर उबई बिन काब, जिनकी क़िरत बहुत अच्छी थी, उनसे कहा कि तुम इसका इज्तिमाई तौर पर पढ़ लो। उसके बाद से वो इज्तिमाई शुरू हो गई। तो ये उसकी तारीख़ है। लिहाजा ये फ़र्ज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लोग घरों में पढ़ें डिस्पाइट द फैक्ट कि ये माहिदा है। इसके बावजूद मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि लोग घरों में पढ़ें, क्योंकि जो बीमारी है वो इतनी बड़ी है और इतनी ख़तरनाक है कि उसके अंदर एहतियात करें। लेकिन जो आपके साथ मुआहिदा किया जिन उलमा ने, हाँ। वो बहुत ही जय्यद, बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम उलमा उनकी हैं। भी दरख्वास्त यही है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मौलाना तक़ी उस्मानी साहब से मेरी फिर बात हुई। उनका कहना यही है कि लोगों को यही मशवरा देना चाहते हैं वो भी कि लोग घरों में पढ़ें। तो मैंने इसके अंदर सियासी लोगों से भी बात की। मैं आपसे गुजारिश कर लूँ, सिराजुल हक साहब से मैंने बात की और राना तनवीर साहब से भी बात की। मैंने सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात की, हर एक के साथ, सारे गवर्नर्स के साथ बात की। सब ने ये कहा कि इसको पुलिसिंग हम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा किसी SOPs के साथ कर लें। और हुकूमत का अख्तियार कि अगर पाबंदी से नहीं करोगे तो हुकूमत फिर इसको बंद कर सकती है, तरावी को। ये लिखा हुआ है इसमें। हाँ जी हाँ, जो 19वीं और 20वीं शिक़ है ना इसकी, वो हुकूमत को अख्तियार दे रही है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया कि वो बर्डन मस्जिद कमेटीज़, अइम्मा और अवाम पर डाला। और अगर वो इस बर्डन पर पूरा नहीं उतरेंगे किसी एक जगह पर तो हुकूमत अपना अख्तियार इस्तेमाल करेगी। तो इतना बेहतरीन लीगल माहिदा है, ये लीगल हो गया ना कि अइम्मा ने और जो जय्यद उलमा थे सब ने इस बात पर यानी इत्तेफाक किया कि ये ख़ुद इम्प्लीमेंट करने दें, नहीं तो पाबंदी होगी। जैसे आप अपने बच्चों को नहीं करते। यानी मैंने डॉक्टर्स हमारे परेशान हैं, उनका भी एक ख़त आज सर्कुलेट हुआ है ना। उनके अंदर उन्होंने कहा जी ये कौमी अनडिसिप्लिन्ड है ना, लिहाजा ये होगा नहीं। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि ये कौम डिसिप्लिन है। ख़ास तौर पर जो नमाजी है वो तो अपने ऊपर 5 वक्त की पाबंदी लगाता है, वज़ू करता है, फ़र्ज़ पढ़ता है, मस्जिद जाता है। इससे ज़्यादा बेहतर डिसिप्लिन क्या है? हम मौका तो दें अपनी कौम को यार कि डिसिप्लिन शो करो, बजाय इसके कि डंडे ही से काम आप सही कराया कह रहे हैं, करें। लेकिन कुछ उलमा हैं ऐसे जो इस मुआहिदे को नहीं मान रहे, वो इसकी पाबंदी भी नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर कोई नाम इस्लामाबाद में एक मस्जिद है ऐवान सदर से 2-2.5 वो तो किलोमीटर सियासी के इशू फासले पे है। वो तो सियासी इशू है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान जो है ना ये कई इसके अंदर फ़िरक़े भी रहते हैं सब। यानी आप ये कह लीजिए हमारे शिया भाई हैं मिसाल के तौर पर, उनके यहाँ तरावी होती नहीं है हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारे यहाँ तरावी होती नहीं, हम जुलूस वगैरह कोई निकालना चाहें। तो मैंने कहा दुनिया का कानून इस वक्त, दुनिया का कानून ये है कि जितने फासले से मैं और आप बैठे हुए हैं, इस फासले के साथ दुनिया के सारे काम हो रहे हैं ना। अच्छा, सिर्फ ये समझा जाए कि ये जो नमाजी है ना ये वायलेट करेगा जी, ये कैसे हो सकता है? आप 62 सेक्टर खोल दें, कंस्ट्रक्शन खुल गया, ये खुल गया, वो खुल गया, मगर पाबंदी लगाए मस्जिद पर, ये वायलेट करेंगे, कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू इमेजिन दैट? पाबंदी तो पाकिस्तान में नहीं लगी। हाँ, सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ 3 या 4 लोग जो हैं वो नमाज पढ़ें, बाकी को पाबंद नहीं होंगे। और फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर लें वो पाबंद रहेंगे। अच्छा,
मैं सवाल कर रहा हूँ ना आपसे। नहीं, आपकी अच्छा, आप ये उलमा की लॉजिक यही है। यही है। और उन्हें कहा कि कोई कानून पाकिस्तान के अंदर इतनी पुलिस नहीं है कि मुझे और आपको पाबंद करे। मैं और आप मास्क लेकर चलते हैं, मैं और आप फासले से बैठते हैं, कोई पुलिस वाला तो नहीं है मुझे और आपको मजबूर करा, है ना। ये हमने पढ़े लिखे लोग हैं, हमने समझा, हमने किया। तो मैं और आप ही हैं क्या पढ़े लिखे? ये जो आवाम है जो मस्जिद में जाती है, इसको कोई अक्ल नहीं क्या? तो लिहाजा अब बात आएगी कि इम्प्लीमेंट कैसे हो। पहले तो ये समझ लीजिए कि सारी हिदायतें अच्छी हैं। घर से हाथ धो कर आओ, चेहरे को हाथ ना लगाओ, मास्क पहन कर आओ, और 50 एक जो इसमें पॉइंट नंबर 10 है, मस्जिद और इमाम बारगाह में सफ़बंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाए कि नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रहे। इसके हवाले से मैं एक और इसमें करेक्शन बता दूं। जी। यानी जब हमारी गुफ्तगू चल रही थी तो उस वक्त मैंने ये 6 फुट का एक आम फहम फासला है जिससे मैं और आप भी बैठे हुए, मगर ये कि WHO के कुछ स्टैंडर्ड्स आए कि अगर जैसे नमाज पढ़ी जा रही हो ना तो सबका मुंह एक तरफ है, मुझे छींक आएगी तो आगे आएगी, ठीक है ना, वो 6 फुट का फासला है, साइडों में नहीं आएगी छींक, है ना। तो ये उलमा ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि 3 फुट का फासला सही होगा। तो मैंने ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी मौजूद थे, तो उनसे भी डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा 3 मिनिमम रख लें और उससे ज़्यादा तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फिर यही बात की की, और उन्होंने भी निकाल दिया पूरा वर्डिंग 6 फुट नहीं 3 फुट है। मुनासिब। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सही कह रहे हैं। मैं कहा एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, एहतियात कर लें। मगर आप ये सुने कि मैं आपको ये फिर दोबारा कह रहा हूँ कि किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी गवर्नर ने, हैं, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने, सबसे मैंने गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और सियासी लोगों से बात की, किसी ने ये बात नहीं की कि तरावीह ना हो। सब ने ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसकी पाबंदी करने। अच्छा, अब जो हुकूमत का डंडा था, फ़र्ज़ करो हुकूमत कहती है कि जी नहीं तरावीह नहीं हो सकती, हालात ऐसे नहीं हैं, तो इस माहदे के अंदर ये माहदा ऐसा है कि पहले हम खुद कर लें, हमें मौका तो दो, ठीक है, हम खुद कर लें, अगर नहीं हुआ तो हुकूमत इस बात को पाबंद कर सकती है। आप तो 1920 आज वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है, बिल्कुल इसी के मुताबिक, और जो परसों आपकी उनके साथ डिस्कशन हुई उसमें भी यही इत्तेफाक था यही, और ये 19 और 20 पॉइंट बड़ा अहम है जिसको लोग कि ये समझ मसाजिद लें। 19 है, मसाजिद और इमाम बारगाहों की इंतज़ामिया को इन एहतियाती तदाबीर के साथ मशरूत इजाज़त दी जा रही है। और नंबर 20 ये है कि अगर रमज़ान के दौरान हुकूमत ये महसूस करे कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा या मुतासरीन की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद और इमाम बारगाहों के बारे में पॉलिसी पर नज़रसानी करेगी। इस बात का भी हुकूमत को इख्तियार है कि शदीद मुतासरा मखसूस इलाका के लिए अहकामात और पॉलिसी बदल दी जाए। तो एनी टाइम दे कैन डू दैट। ये इस पर इत्तेफाक कर लिया ना सबने कि व्हेनेवर द गवर्नमेंट फील्स, कोई गवर्नमेंट, कोई इसमें हुकूमत ये भी नहीं लिखा कि फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हुकूमत लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ास तौर पर मैंने, है ना, कि इसके अंदर अगर प्रोविंशियल। और मेरी आज सुबह मुराद अली शाह साहब से बात हुई जो इस मामले में, उनके साथ मेरा पूरा डिस्कशन चलता रहा सिंध के हवाले से, तो मैंने ये भी कहा उनसे कि देखें हर सूबे के अंदर उलमा के साथ अब रवाबित अच्छे हैं, है ना, उलमा के साथ एक कमेटी बना लें। उलमा से भी बात हो गई, यानी तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी ये मशवरा आ गया कि अगर फ़र्ज़ करें, ये मुझे रिलीजियस मिनिस्टर नूरुल हक कादरी साहब ने बताया अभी सुबह कि फ़र्ज़ करें किसी मस्जिद पर पाबंदी नहीं हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उलमा के साथ हम मशवरा कर लें और अख्तियार है कि उनको एक दिन की वार्निंग दे दें, दूसरे दिन फिर नहीं हो तो फिर वहाँ पर तरावी पर पाबंदी लगा दें, वो 3 से 5 जो फ़र्ज़ पढ़ने वाले लोग हैं उनका अहतमाम किया जाए। तो हुकूमत के पास वो अथॉरिटी है, मगर ये अथॉरिटी, मैंने पंजाब में चीफ मिनिस्टर से पूछा कि आपके पास कितने पुलिस वाले हैं जो मसाजिद की सिक्योरिटी का अहतमाम करते हैं, कहने लगे 30,000। मसाजिद कितनी है? लाखों में। तो जो भी ये महसूस करता है और समझता है कि रिट आप इशू कर दें, है ना, तो वो रिट वाला मामला ही नहीं है ये तो। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये है, ऐसे ही रेट है कि मैं रिट इशू कर दूं कि घर में आप 6 फुट के फासले से पहले बैठिए, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? अच्छा सदर साहब, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको आम लोग बहुत इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाल की खाल उतारने वाले आईनी माहिरीन भी है ना इस मुल्क में, हाँ जी, और उनकी एक खासी तादाद पाई जाती है। वो ये पूछते हैं कि ये सदर साहब ये काम क्यों करें, ये काम तो सूबों का है। हाँ जी। तो ये इसका क्या जवाब है आपके पास? अच्छा, इसका जवाब ये है कि आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं वो मैं उसको कर सकता हूँ, और फेडरेशन को जोड़ना
इन इश्यूज़ पर जब मुझे नज़र आए कि फेडरेशन के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस वक्त सिर्फ फेडरेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि दुनिया के अंदर है। यानी अमेरिका की अपनी स्टेट्स और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो लिहाजा मेरी तो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि अगर कहीं फेडरेशंस के दरमियान कोई नाइत्तफाक़ी हो या कुछ हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके अंदर इत्तेफाक पैदा करूं। अच्छा, पिछले दिनों आप चाइना के दौरे पे गए थे। जी हाँ। वहाँ पे आपने देखा कि उन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई है। एक आप वहाँ से एक मास्क भी लेके आए थे। जी हाँ। वो फिर टूट वूट गया, आपने छोड़ दिया उसको। सही है। काफ़ी इस्तेमाल किया आपने। हाँ जी हाँ। तो आप कोरोना वायरस का ज़ाती तौर पे सिर्फ मास्क के ज़रिए मुकाबला करें या कुछ और भी इक़दामात करते हैं? नहीं, मैं खुद ज़ाती तौर पर देखिए क्या करता हूँ, मैं हाथ धोता हूँ पाबंदी से, हर घंटे 1.5 घंटे में हाथ धोता हूँ। ये मैं अपने साथ एक छोटा सा रुमाल या तौलिया रखता हूँ कि मुझे चेहरे में ज़रा सी खुजली हो या कोई बात हो तो मैं इसके अंदर के हिस्से से उसको वाइप आउट कर लेता हूँ और ऊपर का हिस्सा रखा जाता है और सब कुछ होता है, तो उससे ये मामला रहता है। और सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने अहतमाम किया हर जगह। तो यही पाबंदी है कोरोना की, इससे ज़्यादा कोई पाबंदी हो नहीं सकती। मगर लोगों ने मुझे ये कहा, जैसे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा जी अगर सदर साहब खुद एक्सपोज हो रहे होते तो उनको ख्याल होता कि 20 नुकाती बात ना करते। तो मैंने कहा कि अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो खुद भी एक्सपोज हो जाऊँगा। इस मगर वक्त आप मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ जी, मैं चाहूँ भी तो आपसे हाथ नहीं मिला सकता। नहीं, तो इससे ज़्यादा फासला और क्या होगा? बस काफ़ी है, ये कोरोना के लिए काफ़ी है। हाँ। अच्छा, मगर एक और एहतियात जो है ना, वो ये कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अब ये एस्टिमेशन हुआ कि गुफ्तगू के एरोसोल कभी कभी ज़्यादा दूर तक जाते हैं, 6 फुट ज़रूर जा सकते हैं। दूसरे और ये कि मैं अगर बीमार हूँ तो मुझसे यहाँ लगेगा, है, तो इसीलिए हाथ बार बार धोने की बात है ना। तो ये एहतियाती तदाबीर अगर मैं और आप करते रहें तो मुझे एक उम्मीद है। देखिए, ये मेरा ख्वाब है ना, ये मेरा रोमांस है पाकिस्तान के साथ। मैं समझता हूँ कि जिस डिसिप्लिन का अल्लाह ताला ने हिदायत दी मुसलमानों को, जंग ओहद के बाद आपको याद है ना कि जो लोग हट गए थे अपनी जगह से तो अल्लाह एक आयत भी नाजिल हुई और हुजूर अकरम ने, तो जिस डिसिप्लिन का अल्लाह ताला ने और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को कायम किया, वो है मुसलमान इकट्ठा डिसिप्लिन रहे। जब भी उसने दुनिया के अंदर बड़ा काम किया मुसलमान ने डिसिप्लिन में। यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और मैं समझता हूँ कि ये कौम अब तैयार है डिसिप्लिन करने को, मगर मौका तो दो। बिल्कुल ऐसी है जैसे बच्चा नहीं कहता कि जी मैं कर सकता हूँ और बाप कह के नहीं तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये सोचें इस बात को। और आपने देखा होगा कुछ अइम्मा ने और मौलवियों ने ये तकरीरें करना शुरू कर दी हैं कि देखो कौम ने भरोसा किया हम पर। हाँ, है तो ये बड़ी अच्छी बात की है कि कौम ने उलमा कराम पर, मुफ्तियान कराम पर भरोसा किया है। जी हाँ, और कौम ने अवाम पर भरोसा किया और आप पर भी भरोसा किया और मुझ पर भी भरोसा किया। तो मैं तो परेशान हूँ ना, मैं परेशान यूँ हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से आज मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम और आप मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी डाले। ये दुआ तो अपनी जगह पर चलती रहेगी ना कि ये 20 नुकात जो हैं ये इंसानों के बनाए में, कामयाबी अगर अल्लाह नहीं डालेगा तो नहीं होगी। लेकिन जो आपके भरोसे को ठेस पहुँचाएगा फिर उसके साथ क्या होगा जो इसमें लिखा हुआ है? नहीं, मैं उसके अलावा आपको बताऊँ, देखिए इस्लामी तारीख़ के अंदर फतावे होते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मसालिक में इत्तेफाक कभी कभी ना इत्तेफाक़ी होती है। सऊदी अरब में जो मसलक है जो ज़्यादा है वो यहाँ अहले हदीसों से मुताबिकत रखता है, देवबंदियों से मुताबिकत रखता है। पाकिस्तान के अंदर हनफी तबका भी बहुत बड़ा है। तो जब हमने जामिअतुल अज़हर से फतवा लिया तो यहाँ के अइम्मा ने हमको कहा कि वहाँ से क्यों लिया आपने, हम मौजूद हैं, है ना। तो दैट्स अ फैक्टर ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, दूसरे ये कि क्योंकि यहाँ मसालिक कई एक हैं तो और ये वो वाली देखिए हर मुल्क की एक स्टेट की रेट है और इम्पोज करने की रेट है। जैसे चाइना जैसा लॉकडाउन शायद दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, वसाइल भी हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब परेशान हैं, हिंदुस्तान अपनी जगह पर परेशान है, उसकी रेट भी आपने देख ली है कि जब लोग वापस गए तो क्या रेट है। तो ये रेट वाले मामलात नहीं है, मगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के अंदर अगर आपस में हम तय कर लें कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, और एक इत्तेफाक पैदा हो जाए जो इस 20 नुकात के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि कौम जो बदलती है इसी अंदाज से बदलती है, व्हेन इट राइजेस टू द ओकेजन। पिछले साल आपने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को एक ख़त लिखा था। जी हाँ।
उसमें आपने तहारत और पाकीज़गी पे बड़ा जोर दिया था। देखिए वो ख़त मैं इस वजह से लिखा, मैंने अभी मुझे याद आया, मैंने इस वजह से आपसे ज़िक्र किया कि मैंने ये कहा उस ख़त के अंदर, पहला नुक्ता है इस्लामिक आइडिया, ये 1 अप्रैल 2019, एक साल पहले, यानी 1 साल और 1 महीना पहले मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से ये बात कही कि देखो मस्जिद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑफिस था, गवर्निंग ऑफिस था, वहीं से सोशल चेंज आया, यानी रिलीजियस चेंज तो आया क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर सोशल चेंज आया। उस सोशल चेंज का पहला नुक्ता मैंने उनसे कहा कि तहारत है इस्लाम के अंदर, 50% ईमान का हिस्सा जो है वो तहारत है। उसके अंदर मैंने कहा कि वज़ू करना, पाकिस्तान के अंदर 41% जो डिजीज़ हैं वो कम्युनिकेबल है, यानी मेरे मुझसे आपको लगी, आपसे किसी और को लगी। उसके अंदर हाथ धोना, मैंने इसके अंदर लिखा है कि इसका प्रचार आप ज़्यादा करें, वज़ू का 5 वक्त लोग वज़ू करें, ये हाथ धोने की पाबंदी की, अच्छी तरह से हाथ धोएं तो पाकिस्तान के अंदर बीमारियां कम होंगी। तो 1 साल पहले मुझे नहीं मालूम था कि ये आने वाला है। 4 चीज़ों का जिक्र किया था और आप, मेरा शौक़ है कि मैं आपके सामने जिक्र करूं। एक, मैंने इनसे कहा था कि मस्जिद सेंटर बने सोशल चेंज का, उसके अंदर तहारत, वज़ू, दूसरे औरत की विरासत है ना, जिसका कुरान के अंदर इतनी ताकीद हुई है ना, तीसरे एनवायरनमेंट है ना, और चौथे था जनाब ये जो दूध पिलाना, यानी माँ अपना दूध पिलाए बच्चों को, हैं तो उसके अंदर बर्थ स्पेसिंग हो, उसकी मेल न्यूट्रिशन बेहतर हो, कम ना हो, स्टंटिंग ना हो। तो ये चीज़ें, 4 चीज़ों का मैंने जिक्र किया था कि मैं समझता हूँ कि मस्जिद से शुरू होनी चाहिए। तो ये तहारत वाला मामला तो आ ही गया। चलें, माहौल भी काफ़ी बेहतर हो गया और इस्लामाबाद में परिंदों की भी काफ़ी बहुतात हो गई है और सड़कों पे चीतों की जी आमदोरफ्त भी शुरू हो गई है। अच्छा, अब बंदर सर, भी बढ़ गए। हाँ, बंदर भी बढ़ गए, बंदर भी बढ़ गए। बंदर भी बढ़ गए। अच्छा सर, अब ये बताइए कि अपोजिशन पार्टीज़ मुतालबा कर रही हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, और इजलास तो आप ही बुलाते हैं सदर पाकिस्तान की जी जी हैसियत से, जी। तो अपोजिशन के इस मुतालबे पे आप कुछ कहेंगे? देखिए, एक तो मैं एक और गुजारिश कर लूँ वरना मेरी बीवी मुझे माफ़ नहीं करेगी, और वो ये है कि जो तरावियों की कंटिन्यूटी के एतबार से मैंने पीटीवी से तो रिक्वेस्ट की है कि किसी एक सेंटर से पिक कर लें तो कंटिन्यूटी। आपका शुमार भी उन अहले वतन में होता है जो बीवी से डरते हैं? जी हाँ, ये अच्छा। यूनिवर्सल है। अच्छा। तो मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ चैनल्स के साथ भी, और पीटीवी के साथ तो ज़्यादा बात तकमील तक पहुँच गई है कि एक तरावी को कंटिन्यूसली फॉलो कर लें, ठीक है। चाहे वो लाहौर की हो, बादशाही मस्जिद की, या फैसल मस्जिद की हो, या कराची की हो। एक तरावी को कंटिन्यूसली फॉलो कर लें कि जो मुसलमान घर के अंदर नमाज़ पढ़ना चाहें वो कुरान पूरा सुन लें, ठीक है। एक। और दूसरा ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि लोग उसके बावजूद, ये 20 नुकात के बावजूद लोग घरों में नमाज़ पढ़ें, ठीक है। तरावी। ठीक। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो बुज़ुर्ग ज़िद कर रहे हैं तो उनके, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनकी जान के ख़तरे की बात नहीं है, ये उनसे जो दूसरों को लगेगा। एक, दूसरे ये कि अगर ये बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे, फिर अस्पताल में इनका ख़ानदान लड़ेगा कि इनको सहूलत मिले, और कोरोना वायरस के अंदर इस बात का इम्कान है कि अस्पताल में सहूलत ना मिले, ठीक है ना, सब बीमार होंगे। तो ये दरख्वास्त है कि जो इसके अंदर जो बात हुई, और इजमा की कैफियत बड़ी अहम है। इजमा इसको कहते हैं कि जब सारे अइम्मा इकट्ठा हो जाए जो हैं, और दूसरे ये कि इस इजमा के अंदर तो वो पाबंद हो गए, और इस इजमा के अंदर तो हुकूमत भी है, इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो उसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला नहीं, इजमा है, इजमा है, इसकी ये जो सब कह खिलाफवर्जी चुके हैं। करेगा गुनाह की बात है तो ना, जुर्म नहीं, गुनाह है। गुनाह है, क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप तो ना करें। सजा जैसे अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी? ये तो अल्लाह ताला ही के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ कि जब इजमा हो जाए कौम के दरमियान कि ठीक भाई है। इसकी पाबंदी करो, तो फिर इसकी पाबंदी ना करना, देखो सज़ा तो ये गवर्नमेंट यहाँ पर देती है दुनिया में। अच्छा, गुनाह भी कबीरा है या सगीरा है? नहीं, ये तो आप मुझसे, मैं वो आलिम नहीं हूँ, ये छोटे ही गुनाहों में आएगा। अच्छा चले, ठीक है, ठीक है। मगर पता नहीं, अगर मेरी वजह से किसी की मौत हो जाए तो इसका वजन बढ़ जाएगा इस जी, गुनाह का। काफ़ी। तो अब वो मैंने अपोजिशन के मुतालबे के बारे में सवाल किया था कि वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और ऑनलाइन इजलास ना बुलाया जाए, फिजिकल सेशन ऑनलाइन का इम्कान अब कम है, इस वक्त कम है, ऑनलाइन का इतना बड़ा इजलास बुलाना मुश्किल है। तो फिज़िकल इजलास अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी से किया जा सकता है तो ज़रूर होना चाहिए, अगर किया जा सकता है। अच्छा, तो इसको आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखते?
भाई साहब मैं तो बड़ा कोशिश करता था, मैंने तो ये पाबंदी अपने ऊपर रखी थी कि मैं असेंबली को डिजिटाइज कर लूँ। मेरा तो प्रपोजल था जब मैं असेंबली में बैठा था कि हर एमएनए के पास सामने कंप्यूटर हो, जितने बिल्स आते हैं वो उसके पास मौजूद हों, जो कुछ वो वोटिंग करना चाहे उसके ज़रिए करे, मगर अभी तक वो तकमील तक नहीं हुआ। मगर मैं समझता हूँ कि जो ऑनलाइन कैफियत तालीम में बड़ा देखो कोरोना वायरस एक मुश्किल है मगर एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम तालीम के ज़रिए जो टेली एजुकेशन वाला मामला शुरू हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं सिर्फ शोर ही मचाता रहता तो 5 साल में नहीं होता। ठीक है, ये ज़रूरत के एतबार से अडॉप्ट हो गया। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाए, मगर ऑनलाइन इजलास होने का इम्कान कम है। ठीक है, उसकी रूल्स में भी गुंजाइश नहीं है। नहीं, रूल्स तो बदले जा सकते हैं, यानी रूल्स में ये गुंजाइश नहीं थी कि आरिफ अलवी अपना कंप्यूटर लेकर जा सके, तो मैंने रूल्स बदलवाए। तो मैं अपना लैपटॉप जाकर लेकर असेंबली में जाता था, वरना जब तक गुंजाइश नहीं थी तो रूल्स बदले जा सकते हैं। चलें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इजलास बुलाया जा सकता है। ठीक है, इस पे एक वक्फ़ा ले लेते हैं और वक्फ़े के बाद सदर पाकिस्तान से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सदर साहब, गुफ्तगू की इब्तिदा में आपने बताया कि जो पीर को आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई थी उसमें IPPs जी हाँ, का जिक्र भी आया था। तो वो जो रिपोर्ट के बारे में मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी हौलनाक हैं, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा गया। तो इस बारे में आप कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ आपका इत्तेफ़ाक़ राय, थोड़ी सी डिटेल बताएंगे उस भाई कंसेंसस साहब की? जब मैंने इसकी एग्जेक्टिव समरी पहले पढ़ी, मैंने 300 पेजेस की फुल रिपोर्ट है, मगर एग्जेक्टिव समरी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से उससे मुलाकात से एक दिन पहले मेरी इस पर गुफ्तगू हुई, तो मेरे अल्फाज ये थे, मैं माजरत के साथ आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट फ़िलहाल एक तरफ़ा भी है, इसको मद्देनज़र रखें, इसमें स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन आना है, इसको मद्देनज़र रखें। मगर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि अगर ये सही है, अगर ये सही है तो द कंट्री हैज़ नॉट ओनली बीन रेप्ड बट गैंग रेप्ड बाय माफियाज़, है ना। मतलब ये मेरे इतने सख्त मुझे तकलीफ़ हुई वो रिपोर्ट पढ़कर। मगर मैं समझता हूँ कि ये ओपिनियन मैंने एक तरफ़ा एग्जेक्टिव समरी के एतबार से बनाया है, लिहाजा मेरा ख़्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और वो ये डायरेक्शन है कि इसके ऊपर फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। और फोरेंसिक ऑडिट, मेरा मशवरा ये होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इंटरनेशनल रिप्यूट की फर्म्स के साथ मिलकर किया जाए। ये इतना भारी काम है, इसमें इतने कागजात होंगे, सारे मायदों को देखा जाए और इसमें लीगल ओपिनियन ले लिया जाए, क्योंकि हमें डराया जाता है और डरने की बात भी है कि अगर इंटरनेशनली मायदे हुए हैं उनको वायलेट हम नहीं कर सकते। आपने देखा रिकॉर्डिंग के अंदर क्या हुआ, है ना। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि वो लीगल ओपिनियन भी ले लें। और देखो, अगर धांधली हुई है हमारे साथ, अगेंस्ट द मायदे के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, तो क्रिमिनलिटी है इसमें, है ना, तो रिकवरी होनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए मुस्तक़बिल के अंदर अगर कोई पेमेंट्स हैं जो उस एतबार से, कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से, तो नेगोशिएट करना चाहिए कि कहीं 3 गुना, कहीं 5 गुना, कहीं 6 गुना लोगों ने रिटर्न्स ले लिए हैं, तो इस कौम पर रहम करो, नेगोशिएट कर लो। तो कई एक चीज़ें हैं। देखिए, नेगोशिएशन पर चैलेंज भी हो जाता है कभी कभी, कोर्ट्स का, नैब का, सबका। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। लीगल ओपिनियन ले लें, फोरेंसिक ऑडिट ले लें विद कंपनीज ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। द गवर्नमेंट को कुछ बजट इनके लिए रीज़नेबल देना चाहिए ताकि इसकी तह तक जा सके। आपके ख्याल में ये जो नाजायज़ तरीके से पावर कंपनियों ने कौम का पैसा लूटा है, इसमें से कितना पैसा अंदाज़न वापस आ सकता है? नहीं, मैं तो समझता हूँ जो नाजायज़ तरीके से हुआ वो तो सारा आ जाएगा, है, क्योंकि क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है। मगर आपको साथ साथ इस बात का जिक्र करूं कि बड़ी जल्दी में अनऑडिटेड बहुत सारे काम हुए। आपको याद होगा कि जब एक गवर्नमेंट आई, जब मैं असेंबली में था, लिहाजा मैं पार्टिसान था, जब अब मैं नॉन पार्टिसान गुफ्तगू करता हूँ, मैं जब असेंबली में आया तो ये हुआ कि जनाब 450 बिलियन रुपीज़ दिए गए सर्कुलर डेट के बिफोर जुलाई 1, यानी वो गवर्नमेंट बनी थी जून में, है, तो उन्होंने वो साल शुरू होने से पहले 450, उसके ऊपर मैंने मुसलसल एतराज़ ये किया था पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी और हर जगह कि ऑडिट ज़रूरी है। इसी, यानी ऑडिट का मतलब ये है कि तुम्हें ये पैसा ड्यू भी है या नहीं है जो हम पे कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें अगर फोरेंसिक ऑडिट होगा तो पता चल जाना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा मगर इसके जहन में रखिएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। उनकी बात भी सुन लें, और अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे लिए हैं तो दे विल बी रेडी टू रिटर्न इट, क्योंकि इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। देखो, पैसा दिया गया, तुम्हारा हिसाब क्या कहता है, इट्स वेरी सिंपल।
लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो वापस भी तो ले लिया है। अच्छा जी, एक तो वो माहिदे वाली कैफियत थी कि मैंने कुछ आपके साथ माहिदा किया है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा पैसा ले लिया, तो अगर माहिदा में बात ये थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कसूरवार है कि उसने माहिदा क्यों अच्छा नहीं किया। अच्छा, एक ज़माना मगर फ़र्क आप देखिएगा, एक उनका पॉलिसी बनी एनर्जी पॉलिसी 1994 में, एक 2002 में, एक 2014 में। अच्छा, ज़माने के हालात बदलते गए। जो शुरू में हमने माहिदे किए एनर्जी के, वो बड़ी हाई कॉस्ट पर किए, है ना, माहौल वो था। आज हम उसको डिसाइड करें तो कम से कम हमें उनको ये इजाज़त देनी पड़ेगी कि उस वक्त दुनिया का माहौल मुख्तलिफ था, हमें डेस्परेशन थी। जैसे आज हमें कोविड मास्क की डेस्परेशन है या कुछ भी, तो हमें डेस्परेशन थी, तो इस वजह से माहदे थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। मगर ये कि अगर उन माहदों से की खिलाफ वर्जी होते हुए पैसा उन्होंने ज़्यादा क्लेम किया, दैट इज़ वन इशू, बहुत बड़ा इशू है। बहुत मगर बड़ा माहदों, आपने देखा रिको डिक के अंदर वी आर इन ट्रबल, जी। वी वर इन ट्रबल, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर कार्की के अंदर थोड़ी सी क्रिमिनलिटी नज़र आई और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अर्दोगान साहब के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा फ़ैसला करवा लिया बिकॉज ऑफ व्हाट वी सॉ। तो इसके अंदर भी पहले अपना फाइल का पेट भरें, फिर देखें कि क्या होता है। चलें, ये आपने बात तो बड़ी अच्छी किया है कि ये पावर कंपनियों ने अगर हमारा पैसा लूटा है, पाकिस्तानी कौम का वापस आना चाहिए। एक और भी मामला चल रहा है, वो गंदम की जो एक्सपोर्ट हुई थी उसका मामला है, फिर जो शुगर मिलों वाला मामला है वो भी चल रहा है। तो एक तरफ हम कोरोना से जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये 3-4 मामला निकल आए हैं। तो इससे आप ये नहीं समझते कि जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग है वो मुतासर हो जाएगी? अच्छा, मगर इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो इस बात के आदी हैं कि वो हर तरफ जंग करने के लिए तैयार रहते हैं। हर किसी से? हर किसी से अगर इशू होगा तो वो जंग से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। ये तो बहुत बड़ा इशू है आईपीपीस का, इसमें से मैं भी और मशवरा दूंगा और कि वो आप इस जंग में मैं उनके साथ हूँ। आप क्योंकि उनके देखे साथ ना, हैं। क्योंकि हमने तो ज़िंदगी यही गुजारी, हम दोनों ने और लोग भी हमारे साथी, हमने ज़िंदगी इसी अंदाज से गुजारी कि हर चीज़ पर, ख़ास तौर पर करप्शन पे, वो स्मेल भी आ जाए करप्शन है कहीं, तो जंग करने को तैयार थे। अब जिम्मेदारी उनके ऊपर काफ़ी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी तो ये मदद जो करे। शुगर वाला जो मामला है, इसमें वो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें उनको कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो पहले आपके साथ थे, अब उन पर शक किया जा रहा है, तो इसलिए ज़रा ओवर सेंसिटिव हो गए हैं वो। मगर कीप इन माइंड, इमरान खान इज़ द पर्सनालिटी, जो मेरे लीडर थे, रहेंगे और हैं। इमरान खान इज़ अ पर्सनालिटी जिसने, जब हमें शुबा हुआ कि केपी के अंदर लोगों ने पैसे लेकर सेनेट के वोट दिए, तो 22 एमपीएस को उन्होंने हटा दिया। सब ने कहा कि जी इलेक्शंस के बाद करना, 2 महीने बाद इलेक्शन है, अभी ठहर जाओ, बट ही वॉज इंसिस्टेंट। तो बेसिकली ही उनका, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिज हार्ट इन द राइट इज़ इन द राइट प्लेस। ये सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस है जिसके अंदर वो बेचारे फंस जाते हैं कि सिस्टम उनकी उम्मीदों तक परफॉर्म नहीं कर रहा। तो सिस्टम को भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है, ये हमारी सारे पाकिस्तानियों की उम्मीदों के ऊपर सिस्टम को आना चाहिए। मैं सिर्फ इमरान खान नहीं, मैं तो कहता हूँ और बहुत सारे लीडरान होंगे जो चाहते हैं कि करप्शन ना हो, तो सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड करके, क्योंकि सिस्टम तो चला करप्शन की तरफ था ना, ठीक है। तो उसको ठीक करना जरूरी कल है। आप आज़ाद कश्मीर गए थे, जी हाँ। तो कुछ कश्मीर पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे वक्फे के बाद। प्रेसिडेंट साहब, कल आप आज़ाद कश्मीर जी हाँ। गए, मुजफ्फराबाद में प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर से आपकी मुलाकात हुई, सदर आज़ाद कश्मीर से आपकी मुलाकात हुई। एक तरफ दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रही है, जबकि हिंदुस्तान की जो फ़ौज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मासूम शहरी हैं उनको अपनी जारहियत का निशाना बना रहे हैं। इस मामले पर आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने आपसे कोई बात की है? जी, बहुत अहम बात है आपने की। उन्होंने कहा कि जनाब, बड़ा परेशानी हमको ये है कि कोरोना वायरस का इशू है, फिर बमबारी की वजह से लोग शहीद भी हुए हैं, बहुत सारे शहीद हुए हैं। तो इसकी मज़म्मत मैंने की भी, और मैंने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस, जिसने ये अपील की थी दुनिया के अंदर जंगें रोक दो कम से कम अभी, हैं, तो मैं, यहाँ जंग तो नहीं है, मगर हिंदुस्तान जो है वो इतना गलत काम करता है जुल्म और तशद्दुद के एतबार से कि जो वो वहाँ बमबारी कर रहा है वो काबिल मज़म्मत, सख्त मज़म्मत है कि नहीं करना चाहिए। उनको पता है जे दुनिया के आगे झूठ बोलें वो झूठ बोलें, मगर मालूम है कि एक तरफा ये बमबारी हो रही है, पाकिस्तान इसमें रिएक्ट नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात ये कि दुनिया को ये अंदाज़ा हुआ कि हमारा कश्मीरी भाई किस तरह से इस अगस्त 5 से आइसोलेटेड है,
यानी जो लॉकडाउन के अंदर वो बेचारा आज भी है। तो बहुत बुरा हाल इस माना करके वहाँ पर है। फिर जिस तरह से मुसलमानों को नक्कू किया जा रहा है और आइसोलेट सारे हिंदुस्तान में किया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं ज़िम्मेदार हैं इस बात के, नंबर एक और दूसरे ये कि इनको अगर पाकिस्तान पसंद है तो पाकिस्तान जाएं, शहरियत के हवाले से इनको दबाया हुआ है। और मैंने तो कश्मीर में ये बात कही और कश्मीरी अक्रॉस पाकिस्तान यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरी लोगों को भी मैंने एड्रेस किया। मैंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर ये बदनसीबी है, इत्तेफाक है कि जब तुम्हारी जद्दोजहद उरूज पर आ रही थी तो 9/11 के जो दहशतगर्दी वाला फ़लसफ़ा शुरू हुआ उसमें तुमको उस दहशतगर्दी में डाला गया। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की और दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। और आज भी जो मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी वही कैफियत है। और कोविड के अंदर ये बातें छुप रही हैं। बेचारा मुसलमान भी घर चला गया। आपको याद है वो औरतें भी प्रोटेस्ट कर रही थी दिल्ली के अंदर, है। वो सारी कैफियत इस वक्त ठंडी हुई है और हिंदुस्तान उसके बावजूद ये लोगों के दरमियान निफाक पैदा कर रहा है। हम सीख चुके हैं, हम निफाक से निकल चुके हैं, हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर चुके हैं, वो उस गड्ढे में जा रहे हैं। अच्छा, एक अम्मान जो है, अम्मान की एक प्रिंसेस हैं शहजादी सैयदा मोना, उन्होंने एक ट्वीट किया आज जी। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रही है, तो अगर हिंदुस्तान ने अपना रवैया ना बदला तो अम्मान में काम करने वाले जो 10 लाख हिंदुस्तानी हैं हम उनको निकाल भी सकते हैं। और मैं इस सिलसिले में अपने जो फरमा रवाएँ उनसे बात भी करूँगी। तो ये पहली दफ़ा मिडल ईस्ट में किसी अहम शाही ख़ानदान की तरफ से ये बात सामने आई है। मैं उनका बेइंतहा मशकूर हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि एक शाही ख़ानदान, एक ज़िम्मेदार मुल्क की तरफ से ये बात आई है। दूसरे तीसरे ये कि हिंदुस्तान जितना इस पर पर्दा डालने की कोशिश करे, जितना सोशल मीडिया है, जितना उसका प्रिंट मीडिया है, कुछ एंकर्स को मैंने देखा, एक एंकर मुझे नाम नहीं मालूम, इतनी बदतमीज़ी से उसने मुसलमानों से कहा तुम चुप रहो, तुम अपनी आवाज़ हल्की करो, जैसे कुर्सी से उठ कर उसने वो धमकियाँ दी। इसीलिए अरुंधति राय कह रही हैं कि हिंदुस्तान में जेनोसाइड होने वाला है और इसमें मीडिया का भी किरदार होगा। मीडिया का किरदार होगा। देखिए, मीडिया इन चीज़ों में बड़ा एहतियात नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आपको याद है दुनिया को कन्विंस करने में कि इराक़ पर हमला करो, और आपने देखा क्या सत्यानाश मिडल ईस्ट का हुआ है इस हवाले से। आप जर्मनी को देख लें, उनका मीडिया उनके साथ था। मैं तो कहता हूँ कि आप इसको तंज़िया मत कीजिएगा, मैं तो उस अंदाज से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने के एतबार से इंडिया मीडिया से ज़्यादा आज़ाद है। अब बाकी कॉनोटेशन अलग, मैं क्यों समझता हूँ, ये तो आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको क्योंकि इंडिया में मैंने हमेशा कहा कोई इशू हो, इंडियन मीडिया स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट, है ना। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मीडिया है कि क्रिटिसाइज भी करता है, कभी कभी मुश्किलात के मुश्किल हालात से भी गुजरता है, मगर ये कि बहुत आज़ाद है। अच्छा, है ना। तो अब देखें, कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं मुसर्रत ज़हरा, आशिक पीरज़ादा, गौहर गिलानी, तीनों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। जी हाँ, श्रीनगर में पुलिस ने के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है। बिल्कुल। और ये पिछले दिनों जो ये आया ना, सैंस विदाउट बॉर्डर्स, ये क्या, जिनका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट नीचे गया, पाकिस्तान का 3 पॉइंट नीचे चला गया। और 3 पॉइंट नीचे चला गया, मगर आपने देखा इंडिया के अंदर प्रेस ने क्या हशर किया अपनी कौम के साथ। पाकिस्तानी प्रेस माशाल्लाह ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कर नहीं सकता। आई एम सो प्राउड ऑफ द प्रेस। देखिए, मैं क्यों आपके ऊपर खुशी महसूस करता हूँ कि कोरोना के हवाले से जितना आपने लोगों को एजुकेट किया, 88% सर्वे डन इन पाकिस्तान, 88% लोग ये कहते हैं कि उनको पता है कि क्या करें, और ये मीडिया की वजह से हुआ। तो आई गिव क्रेडिट टू मीडिया लॉट। बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान के मीडिया को क्रेडिट दिया है। इससे पहले कि आप कुछ और कह दें, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू।